नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ और इस बार सवालों के चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जब मंत्री नहीं बने थे तब किसानों को लेकर बहुत बातें हुई थी, उनमें से कितनी इम्प्लीमेंट करने की अब कोशिश कर रहे हैं या फिर वो कोशिश ही है? मैं किसान या किसान नेता पहले हूँ और मंत्री बाद में हूँ, और सतत रूप से लगातार जितने भी मुद्दे मैंने उठाए थे उन मुद्दों के लिए क्या कर सकता हूँ उसी के लिए निरंतर लगा हुआ और कैसे किसानों की हालत को और बेहतरी की तरफ पहुँचाऊँ उसकी निरंतर प्रक्रिया में हूँ। अभी हमको बहुत कम समय यानी 100 दिन हमारी सरकार को हो रहे हैं एक तरह से, और 100 दिन में जितना कर सकते थे उसकी तुलना में बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं। चलिए मान लेते हैं 100 दिन हुए हैं, बहुत कम टाइम है, लेकिन कहते हैं किसी भी सरकार के पहले 100 दिन अगर हम इवैल्यूएट करने लगें तो वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन उस पर बाद में आऊँगी। सबसे पहले ये कि खाद की इतनी बड़ी समस्या जिसको लेकर प्रदेश के जो किसान हैं वो इतना जूझ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों को भी और मीडिया को भी सबको इस विषय को समझना चाहिए। हमारा जो खाद का या रबी का जो सीजन है वो शुरू होता है एक तरह से पहले अक्टूबर से, और वो एक तरह से पूरा होता है फरवरी लास्ट तक जाते जाते खाद की हमको जरूरत पड़ती है। पिछले साल हमारी जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसने लगभग 1,35,000 मीट्रिक टन खाद स्टॉक करके रखे थे। इस बार जब वो गए तो केवल 48,000 मीट्रिक टन खाद स्टॉक में थी, 87,000 मीट्रिक टन खाद स्टॉक में नहीं थी। नहीं तो आपके कहने का मतलब क्या है कि आपने पूरा का पूरा ब्लेम कांग्रेस सरकार को डाल दिया इस पूरी समस्या? सुनिए तो सर, मैं तो था ही नहीं तब। मैंने तो 27 तारीख को शपथ ली है, 29 को दफ्तर में आया हूँ। तो उनको पता था वो जाने वाले हैं, इसलिए वो कर गए। उनसे पूछिए। हुड्डा साहब कहते हैं कि हमको जो अक्टूबर में जितनी खाद चाहिए थी उतनी खाद हम ले आए। इसके भी दो पक्ष हैं। पहली बात, अक्टूबर से पहले के स्टॉक की वो बात नहीं करते। दूसरी बात, अक्टूबर में जो पिछले साल आई थी इस साल उससे वो कम लाए। वो उसका टोटल भी मैं बताता हूँ, टोटल भी जितनी खाद पिछले साल आई थी उसकी तुलना में कम खाद का वो अलॉट करा पाए थे। 10.5 लाख मीट्रिक टन खाद अलॉटेड थी। मुझे बैठते ही पता चला कि ये जो अलोकेशन हमारे को हुआ है ये कम है, और मैं तुरंत 1 लाख मीट्रिक टन खाद हमको और दी जाए चिट्ठी लेकर राधा मोहन जी के पास आया, और राधा मोहन जी ने अनंत कुमार जी के पास भेजा और तुरंत हमको कहा कि 50,000 अभी हम ही दे रहे हैं आपको, 10 का 11 कर रहे हैं, 50 आपके लिए रिजर्व में रख रहे हैं। हमको अक्टूबर में पिछले साल से खाद कम मिली, हमको नवंबर में भी पिछले साल से खाद कम मिली, हालांकि मैं मंत्री बन गया था। लेकिन ये पीरियड ऐसा था जब हम चीज़ों को समझ ही रहे थे। एक तरह से मैं कहूँ कि पहले दिन से ही कि मैं उस सारे में बहुत सजग हो गया था और सब चीज़ें हमने उस तरह से प्राप्त कर ली थी। अब इसमें से क्या हुआ, इन बिटवीन पैनिक बटन दब गया कि खाद की कमी है, क्योंकि स्टॉक था नहीं, आई कम। लेकिन जो ही दिसंबर शुरू हुआ, जब मैं अलॉटमेंट करा लाया, 3,24,000 मीट्रिक टन खाद हमने अलॉट कराई, 342 हम लेकर आए, और पिछली बार की तुलना में 1,24,000 मीट्रिक टन में खाद फालतू ले आए। और पिछले 3 महीने का अगर आप देखेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट 31 दिसंबर तक मैं 49,000 मीट्रिक टन खाद फालतू ले आया। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक जो जनवरी आज 28 है, अभी तक मैं 70,000 मीट्रिक टन खाद फालतू ले आया हूँ, यानी 14 लाख बैग पिछले साल से फालतू लाकर दे दिए हैं। लेकिन कारण क्या है? 2 कारण हैं। एक कारण शुरुआत में कमी के कारण से, स्टॉक नहीं होने के कारण से एक वातावरण बना पैनिक का। दूसरा कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में 62 रुपये महंगी है, राजस्थान में हमसे 14 रुपये महंगी है। उसके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में हमारी खाद बाहर भी गई। तीसरा कारण है कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर कोई भी वो नहीं है, बंदिश नहीं है। कोई भी आदमी जिसको खाद चाहिए या नहीं चाहिए, जरूरत है नहीं है, काश्तकार है काश्तकार नहीं है, कोई भी लेकर जाता है। और जब ऐसे रेट डिफरेंस, और पंजाब में हमसे भी बुरी हालत रही है, और इसलिए पंजाब में भी बहुत ब्लैक में बिकी है। लेकिन इसलिए ये तो आपने कहा पैनिक बटन दब गया, आपने पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आप कहते हैं कि आप किसान पहले हैं, किसान नेता पहले हैं, उसके बाद मंत्री बने। जब आप किसान हैं, किसान नेता हैं, तो आप
किसानों की मजबूरियों को, उनके हालात को, उनके परेशानियों को बेहतर समझते हैं। आपको मतलब कोई और उतना समझ ही नहीं सकता। ऐसे में जब खाद की कमी हुई, थाने में खाद मिल रही है, महिलाओं को लाइन में लगना पड़ रहा है, पिटाई हो रही है, इतनी मुसीबतें हुई, क्या ये कहीं से जस्टिफाइड है? क्या ये कह देना कि चीजें अनमैनेज्ड? थोड़ा सा पॉजिटिव पक्ष देखो, हरियाणा में 270 रुपए के अलावा एक पैसा किसी को फालतू नहीं लेने दिया। कोई एक व्यक्ति ये शिकायत करे कि मुझे ब्लैक में खाद मिली, मैंने खाद के वितरण का सरकार ने व्यवस्था जरूर की, आपकी जानकारी के लिए वैसे खाद, लेकिन खबरें आई ब्लैकमेलिंग की, आपने कहा खबरें आई कि खाद को लेकर ब्लैकमेलिंग हो रही है, खाद को ढंग से नहीं दिया जा रहा है। जो भी खबर आई हाँ, तुरंत कार्रवाई करके हाँ, हरियाणा में मैं दावे से कह सकता हूं कि 99% खाद 270 रुपए में बटी है। लेकिन आपने कहा कि रेगुलेट नहीं किया गया था ये पूरा सिस्टम, अब आप इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा पासबुक के जरिए ये दी जाएगी, कितना इससे फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। इससे हमको लाभ क्या होगा, हम पूरे साल का एक परफॉर्मा किसानों से भरवा रहे हैं। उनको क्या इनपुट चाहिए, किस महीने में चाहिए, बीज, खाद, पेस्टिसाइड, बाकी सब चीज़ें जो भी उसको हमारे इसको जैसे जिंक वगैरह, SAP, DAP जो भी उसको सरकार की तरफ से या बाजार से चाहिए होता है, उसका इनपुट फार्म लेंगे। हर किसान का एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID आधार के साथ जोड़ेंगे, उसके अकाउंट से जोड़ेंगे, एक उसका इनपुट फार्म लेंगे। उसका मेरे को बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए किसी गाँव में, मांडी गाँव में मेरे पास 200 किसान हैं और 200 किसानों की कुल खाद की जो ज़रूरत है यूरिया की 1000 बैग की है, मैं 1000 बैग वहीं भिजवा दूंगा। उसको 4 जगह आके लाइन में लग के धक्के लगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने गांव में ले लेगा। और ये पूरा सिस्टम इन्फोर्स कब तक आ जाएगा? अगली फसल पर, खरीफ की फसल पर पूरे सिस्टम के साथ देंगे, उचित मूल्य, और अगली रबी की फसल पर भी। उचित मूल्यों की बात करते हैं कि फसल का उचित मूल्य मिलेगा। आपसे जब भी आज से पहले भी मुलाकात हुई, बात हुई, तब भी आपने कहा कि किसानों को सही दाम उनकी फसल का मिले, ये मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन किसानों के लिए सही दाम उनकी फसल का मिले, ये हमेशा एक सपना रहा है। क्या ये पूरा होगा इस बार? वाकई में हम उस काम के लिए लगे हैं कि किसानों को फसलों के अच्छे से अच्छे दाम कैसे मिले। ओम प्रकाश धनखड़ लगातार, आपको मालूम है, इस विषय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और ओम प्रकाश धनखड़ ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला काम जो किया है, वो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। हर साल राज्य सरकारें MSP अगले साल का कितना हो, अगली फसल का, उसके लिए एक प्रपोजल्स देती हैं। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, जो फसलों के मूल्य का निर्धारण करता है, वो ये मांगता है। जब मेरे सामने ये लाया गया और मेरे मंत्रालय ने मुझे लाकर पेपर रख दिया कि साहब हम MSP इतना इतना मांग रहे हैं, मैंने कहा छोड़ दीजिए, पूरा बदलिए इसको। पहले मैंने कहा कि MSP का जो कंसेप्ट है वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है, इस कंसेप्ट को बदलिए, इसकी जगह प्रॉफिटेबल प्राइस लेकर आइए। दूसरी बात जो मैंने कही कि प्रॉफिटेबल प्राइस, अभी तक जो आपका MSP है उसमें आप 20% इंक्रीज इंक्लूड करते हो। इसका मतलब ये है कि आप 20% प्रॉफिट दे रहे हो, लागत पर 20% इंक्रीज करके वो देते हैं। तो ये प्रॉफिटेबल 20% तो प्रॉफिटेबल पहले ही है, इसलिए आपको जो कमिटमेंट है आपका वो 50% का है, 30% बचता है। अब ये देने की जो ताकत है ये रिसोर्सेज पर तय होती है कि सरकार के पास कितने, क्योंकि सारे संसाधन कभी किसी एक क्षेत्र को ही नहीं दिए जा सकते। एक जिसको न्याय जो है वो चाहिए होता है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में। कब एक को ही हम सब पूरा कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो आप अभी 10% मान लो दे सकते हैं, और तो 20 + 10 30% आप प्रॉफिट के साथ किसानों के फसलों के दाम देना शुरू कीजिए। जब आप पर रिसोर्स बढ़ जाए तो और आगे दीजिए। तीसरे पैराग्राफ में मैंने ये लिखा है, और ये मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के साथ CACP को हमने MSP की रिकमेंडेशंस नहीं भेजी, हमने प्रॉफिटेबल प्राइस का कंसेप्ट आए और इतना प्रॉफिट दो उसकी रिकमेंडेशन भेजी है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो आपको लगता है कि मिनिमम प्रॉफिटेबल प्राइस की जो आप बात कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? किसान इस बारे में सोच सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था। नहीं, घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी उस पर अभी मैडम जी, चीजें अटकी मैं जो हुई हैं। बात कर रहा हूँ ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ,
जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है? 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट, मैंने वही बात आपको की है, स्वामीनाथन जी ने वही बताया है, मैं उसी पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की बात कर रहा हूँ, उसी की चर्चा कर रहा हूँ, ये वही बात है। और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुंचाया होता तो और ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था, अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। ये तो कहीं ना कहीं आपके दिल का दर्द सामने आ रहा है, या नाराजगी जता रहे हैं, या फिर उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हद हो गई। दिल्ली नहीं पहुंचाया, हरियाणा तो पहुंचा दिया, आपको एक रास्ता तो दे दिया। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूं, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। ओपी धनखड़ जी, आप इन्हीं बातों को लेकर हरियाणा की जनता के पास वोट मांगने गए थे, वो दिल्ली जाने के लिए भी और चंडीगढ़ जाने के लिए बिल्कुल भी। तो जब आप इन मुद्दों को लेकर वोट मांगने गए थे, तो वो आप चंडीगढ़ बैठे या दिल्ली बैठे, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को ये मतलब है जो वायदे आपने उन्हें किए वो पूरे हों। अब आप चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कैसे तय करते हैं, ये आपको तय करना है। नवजोत जी, ये तो है ना, कुछ चीजें स्टेट तय करती है, कुछ सेंटर तय करती है। धनखड़ जी, स्टेट में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, उसके बावजूद अगर आप नहीं करवा पाए तो रेल चलाएगा तो सेंटर चलाएगा, फौज भेजेगा तो सेंटर भेजेगा, स्वामीनाथन देगा तो सेंटर देगा। स्टेट उसके सामने ऐसे खड़ी हो सकती है, दीजिए, मैं ऐसे खड़ा हूं। यही बात तो कांग्रेस कहती थी, तब आप विपक्ष में बैठे थे, तब आप मुद्दा गरमाते थे। ठीक है, देखिए, अब आपकी भी सरकार स्टेट में भी है, सेंटर में भी है। हम कांग्रेस की कौन सी स्टेट उससे मांगते थे? हम कौन सी उससे मांगते थे? हम मांगते थे सेंटर से, उनसे नहीं मांगते थे। उनको तो हम एक बात कहते थे, और वो कि ये कहते थे कि श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी, वो स्वामीनाथन कमीशन की एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसकी एक सब कमेटी बनी। उस कमेटी के वो मुखिया थे, उसमें नीतीश कुमार थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, ये सब लोग, बादल साहब थे, ये सब लोग, ये उसके चेयरमैन थे। और चेयरमैन होकर इन्होंने सिफारिश की। 2010 में दिसंबर में इनकी रिपोर्ट सबमिट हो गई, और ये राज में बैठे रहे, अपनी बात इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। हम तो भाई को ये कहते थे। हाँ, वो अपनी बात इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए, लेकिन आप इस मुद्दे के साथ सरकार में आए। अब क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं, आप किसान नेता रहे हैं, लोगों की और किसानों की आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि इस मुद्दे को लेकर आप आए हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करवाएं। अब आप कह रहे हैं कि मुझे आपने चंडीगढ़ भेजा, आपने मुझे दिल्ली नहीं भेजा। ये तो वो बात हो गई, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये ठीक नहीं। मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कर सकता हूं अपनी कुर्सी पर से, वो सब कर रहा हूं। आपको नहीं लगता ये बात आप तब कहते और तब जायज लगती जब केंद्र में भी आपकी सरकार नहीं होती? आज आप हक से मांग सकते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। अगर आज भी आप नहीं कह सकते तो फिर तो मतलब सोचना पड़ेगा लोगों को। जी, मांग रहा हूं ना, और पूरे उससे मांग रहा हूं। आपको मालूम है, सबसे पहले बहादुरगढ़ में कृषि मंत्री को बुलाया, किसने कहा करो? सबसे पहले सीएसीपी को, भारत का पहला, उसके बावजूद आप कंडीशन के साथ नहीं कह रहे हैं कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाऊंगा, लागू हो जाएगी। भारत का पहला कृषि मंत्री है जिसने एमएसपी को चेंज करके प्रॉफिटेबल प्राइस चेंज करने का रिटर्न में भेजा सीएसीपी को। अगर देश का और कोई कृषि मंत्री तो आप निकाल कर लाइए डॉक्यूमेंट्स। किसी एक व्यक्ति का कागज, भारत में पहला ऐसा कृषि मंत्री है ओम प्रकाश धनखड़, जिसने एमएसपी के कंसेप्ट को चेंज करके प्रॉफिटेबल प्राइस का कंसेप्ट करने की बात कही है, और जिसके लिए लगा है उसके लिए बात भी की है। इसीलिए तो उम्मीद है, तभी तो हम चाहते हैं कि आप कन्विक्शन से कहें कि ये लागू होगी और इतने टाइम पीरियड में लागू होगी। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो केंद्र के हाथ में, वो मैं नहीं, बीजेपी की सरकार के हाथ में है, और बीजेपी वहां है, बीजेपी स्टेट में है। बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं क्रॉप के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छी स्कीम मैं बधाई दूंगा राजनाथ जी को, उन्होंने उस समय शुरू की थी जब वो कृषि मंत्री थे। लेकिन जब वो स्कीम आई, पूरी तैयार होकर पैकेज आया, तो सरकार चली गई। कुछ जिलों में पायलट तौर पर उन्होंने प्रयोग किया था। नई सरकार बनी तो इन्होंने प्रशंसा तो की, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में उसको ड्रॉप कर दिया। अभी राधा मोहन जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसको फिर से लाए हैं। कल हमको उन्होंने डिस्कशन के लिए बुलाया था, और बहुत ही अच्छी स्कीम है, यानी कृषि आय बीमा, राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना। कृषि आय को आमदनी भी कुछ राज्यों में कह सकते हैं, कृषि आमदनी बीमा योजना बातें की है। इसमें दो चीज़ों को एक साथ कवर कर रहे हैं। अभी तक जो इंश्योरेंस होता था वो केवल उपज का होता था, कि मेरी उपज 16 क्विंटल गेहूं की होनी चाहिए, 12 हुई है तो 4 क्विंटल जो कम रह गई वो बीमा कंपनी मुझे पे करेगी, उसका जो भी कंपनसेशन है वो मुझे देगी। अब ऐसा हो गया कि मेरी उपज कम हुई है, वो भी कवर होगी, अगर मुझे बाजार में रेट कम मिला है तो वो भी कवर होगा। एक और उन्होंने चॉइस दी है
कि भाई कोई राज्य बीमा का कोई अपना ऐसे सिस्टम बनाता है, पैकेज बनाता है, पॉलिसी बनाता है, वो अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जिसको बेटर मानता हो, तो केंद्र सरकार जितना सहयोग इनके लिए देती है उसके लिए सपोर्ट करेगी, उसके लिए सपोर्ट कर देगी। आपके पैकेज को हमको दिखाइए। तो क्या आपने स्टेट में ये सरकार से, सीएम से कोई बात की अभी है? हमने नहीं सोचा, ये उन्होंने ऑप्शन दी है कि बहुत सारे सुझाव आ रहे थे, उनको लग रहा था सारे सुझाव हम इसमें नहीं डाल सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टेट को भी इस तरह की कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए? देखिए, जिन राज्यों में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, उन राज्यों के लिए ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ एकदम फसल बदलती चली जाती है, जहाँ कई बार आपदाएं अधिक आती हैं, वहाँ हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी है लगभग फसल में। मोटे तौर पर 3 फसलें हमारे बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, गेहूं, धान और गन्ना। उसके अलावा जो थोड़े एरिया में कुछ हमारे ऑयल सीड्स हैं या पल्सीज हैं, उसकी मात्रा कम है। हॉर्टिकल्चर अभी हमारा 7% है। तो ऐसे उनका सोचना बहुत जायज़ है। उस नाते से जरूरत पड़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने इस प्रपोजल पर ज्यादा नहीं, अभी तो जो उनकी स्कीम आ रही है वो अगर अच्छी हो जाए और अच्छी हो जाए तो मुझे लगता है मेरी स्टेट के लिए बतौर कृषि मंत्री अब आपकी क्या प्रायोरिटी है जो आपने अपने लिए सेट की है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एक हो सकता है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो 93% है और हॉर्टिकल्चर केवल 7% है। मुझे लगता है कि हमारा शहरी एरिया बढ़ रहा है, हमारे पास दिल्ली जैसा बहुत बड़ा बाजार है, हम दोनों समय की ताजा सब्जी भेज सकते हैं, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे ताजा फूल भेज सकते हैं, बाहर भी दुनिया के और देशों को हम भिजवा सकते हैं। हम ये चाहता हूँ कि सने सने करके हम जो है हॉर्टिकल्चर पर आए। लेकिन उतनी अवेयरनेस, उतनी अवेलेबिलिटी और उतनी जागरूकता अभी किसानों में नहीं है, या फिर उन्हें नॉलेज नहीं दी गई है, या फिर मार्केट उतनी डेवलप नहीं हुई है। देखिए, उसके नाते से जो सबसे आखिरी लाइन है मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मार्केट हमको मिले। और मार्केट तो है, बेचने वाला चाहिए, लीडर कौन होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कोऑपरेटिव तरीके से और चाहे कॉर्पोरेट तरीके से फार्मर्स को पार्टनर बनाकर, मान लो कोई बंदा रिस्क लेता है, युवा है, कोई उद्योगपति है, 51% हिस्सा उसका और 49% मान लो वो किसानों को देता है, यानी प्रॉफिट में हिस्सा देता है और उनको अपने पार्टनर्स वो बनाता है। तो उस नाते से अगर मार्केट हमको ठीक से मिल जाए, हरियाणा फ्रेश की दुकान मैं चाहता हूँ दिल्ली के हर बाजार में हो जाए, सरकार नहीं खोल सकती, मुझे ऐसा उद्यमी चाहिए। हरियाणा फ्रेश ऑर्गेनिक की हो जाए तो हम उगा कर दे देंगे, हमको उगाने में दिक्कत नहीं है। मैं हरियाणा के हर जिले में, जैसे इजरायली एक्सीलेंसी सेंटर हमारा है, इंडो इजरायली एक्सीलेंसी सेंटर गोहाना में है, हर जिले में एक एक्सीलेंसी सेंटर खड़ा करना चाह रहा हूँ। आपने 12 योजना का भी आरंभ किया था जहां युवाओं को साथ जोड़ने की बात की, लेकिन उसमें कोई उन्हें रिटर्न नहीं मिलेगा फाइनेंशियली। मुझे बहुत आनंद की बात है, आज मैं जब मुख्यमंत्री जी को मिला तो उन्होंने कहा कि हम 6500 गाँव को आदर्श गाँव बनाने की सोच रहे हैं। जो 12 जनवरी को मैंने वहाँ विषय शुरुआत की थी, आज उनके मुंह से उल्टा वो विषय सुन के मुझे बहुत आनंद हुआ। और उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति मेरे पास किसी भी गाँव का कोई काम के लिए आएगा, मैं कहूँगा अपने गाँव को अडॉप्ट कर, अपने गांव के विकास के लिए काम कर। इसी कंसेप्ट को लेकर युवा जो है वो, देखिए एमपी गांव ले लेंगे, कितने 15 लोग ले लेंगे, एमएलए गांव ले लेंगे तो 90 ले लेंगे, ऑफिसर्स ले लेंगे तो हर जिले में 50 ऑफिसर हैं उस लेवल के, तो वो ले लेंगे। तो आपने गांव अडॉप्ट कर लिया। इसलिए मैंने जो है हर युवा को ये मौका दिया है कि वो युवा अपने गाँव के विकास के लिए लगे, और उस नाते से वो विकास के लिए लगकर, और जो करप्शन इस सारे मामले में है और जो सामाजिक सहभाग है, करप्शन को रोकेगा, सामाजिक सहभाग को बढ़ाएगा, और उसका भी सबसे अच्छा पक्ष जो मैं करने जा रहा हूँ, आपने शायद मेरा 26 जनवरी का उद्बोधन सुना हो, तो मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही है। मैं उस विषय को लेकर बहुत अंदर से संवेदनशील भी हूँ कि कुछ लोगों के नाम तो हजारों बार आ गए हैं और हजारों लोगों के नाम एक बार भी नहीं आए, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं चाहता हूं कि वो किसी न किसी गांव के थे, किसी न किसी कस्बे के थे। गांव का विभाग मेरे पास है, हर गांव के बाहर एक गौरव पट लगाएंगे। ये विक्टोरिया क्रॉस विजेता बहुत बहादुर व्यक्ति था, उसका उमराव सिंह का गांव है पलड़ा। ये स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा का गांव है, ये केलंगा नेकीराम शर्मा का गांव है। यानी उस गांव के जो ऐसे गौरवशाली आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया, उसमें बलिदान दिया, ये उनको ग्लोरीफाई करें। उनका बोर्ड वहाँ होगा, लोगों को पढ़ के लगेगा कि ये हरिराम फोगाट का गाँव है भालोड़, जिसकी 3 पीढ़ियाँ एक साथ
जेल में गई थी 42 में। ओपी ऐसे धनखड़ जी, सबका ये तो महिमा मंडन। हाँ, अच्छी और बात है। उसके साथ साथ उस गांव के जो अच्छे खिलाड़ी हुए, हाँ, बाकी अच्छे लोग हुए, उनको दानी हुए, acknowledge करेंगे। उनको सबको करेंगे। और इनकी डिटेलिंग चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, सब में कराएंगे कि ये किस सन में था, कब था, इसके कहाँ रिकॉर्ड, हुआ, हाँ। कहाँ हुआ। इन्होंने परम लेकिन विचित्र मैं जो मिला तो आपसे कहाँ जानना मिला। चाहती हूँ ये है कि आपने युवाओं को इसके साथ जोड़ा, आपने कहा करप्शन रुकेगी, ये होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन युवाओं की जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बहुत अहम रहा है, आप लोग भी उठाते रहे हैं सरकार में आने से पहले। उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? इसमें तो कहीं कुछ ऐसा है नहीं है, वो गांव को तो अडॉप्ट कर रहे हैं। जब वॉलंटियर्स की बात आती है तो ये बेरोजगारी के साथ ये जोड़ने की बात नहीं है। और जो मोटिवेशन बिना किसी लालच के होता है, वो मोटिवेशन सबसे ऊंचा होता है, उसकी कोई बराबरी नहीं। रोजगार एक अलग पक्ष है। रोजगार का सृजन बहुत बड़ी मात्रा में जितने भी काम है, एक तो वो कामों का बढ़ना, जितने भी विकास के काम होने हैं, और जितने भी सरकार की वैकेंसीज भी बहुत बड़ी मात्रा में बची हुई हैं। जैसे मैं अब एक ही विभाग का जिक्र करता हूँ, पशुपालन विभाग मेरे पास है, उसमें जो है डॉक्टर्स नहीं है बहुत बड़ी संख्या में। लगभग मुझे 300 वेटरनरी सर्जन चाहिए, 800 कंपाउंडर चाहिए, बीएलडीए चाहिए, 3000 4th क्लास लोग चाहिए। पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो फिर वो कैसे फिल होंगे? ऐसे अब तुरंत लग रहे ना उस सारे काम में। पहले तो शुरू में तो क्योंकि सारे के भरने में, सिस्टमेटिक होने में एक लंबा समय लग जाएगा। पहले साल के लिए तो मैंने आदेश कर दिया है कि सबको टेम्परेरी काम दे दीजिए, जैसे डीसी रेट पर देते रहते हैं उसी प्रकार से काम दीजिए, जिससे काम ना रुके। और अगले साल तक इन सबको भी साथ लेते हुए परमानेंट भर्ती करिए। तो एक एक विभाग में जिस प्रकार के जितने भी जगह खाली हैं उनको भर्ती करते हुए रोजगार का एक बड़ा अवसर युवाओं को देना। और उससे भी बड़ा काम उससे मुझे लगता है बनेगा कि युवाओं को उद्यमशीलता की तरफ बढ़ाएं और उनको अलग अलग ज़्यादा काम दे सके। जैसे फिशरीज का काम है, आज 1 एकड़ में कोई व्यक्ति मछली पालन करता है तो 6 लाख रुपए कमा सकता है। सरकार की तरफ से तालाब खोदने की सब्सिडी है, मतलब पानी उसमें। लेकिन अगर युवा इस तरफ नहीं जा रहे तो उसका कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई वजह तो होगी। जानकारी का अभाव, शुरू में आत्मविश्वास का अभाव भी होता है, दोनों कारण होते हैं। और मोटरसाइकिल तक के पैसे देती है मछली बेचने वालों को, उसके भी सरकार पैसे देती है। बहुत हमारे हॉर्टिकल्चर में ये बनाने पर हम जो है ना 65% सब्सिडी देते हैं, 70% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन पर देते हैं। किसानों को बहुत सारे बेनिफिट्स, उसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप पूछना शुरू करेंगे, मीडिया इसमें काम करे, जाकर हम कुछ स्कीमें देते हैं, एक क्वेश्चनर देते हैं, जानकारी नहीं है लोगों को, बहुत सारे विषयों की जानकारी नहीं है। और जानकारी होने के बावजूद भी चीज़ों को लाल फीता स्याही से भी बचाना होता है। मतलब किसी को मान लो जानकारी मिल भी गई, 10 चक्कर लगा के निराश नहीं हो। बिल्कुल, ये भी जो है जो शॉर्टकट होना चाहिए चीजों सीधे चीज़ों को सरलता से, यानी सरकार उसको कराने के पक्ष में खड़ी हो, रोकने के लिए ना खड़ी हो। लेकिन आप मानते हैं कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन हो तो वो बेहतर? स्वाभाविक है, कुछ लोग बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे भी। जब मुख्यमंत्री जी महसूस करेंगे तो बढ़ेंगे। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनी को 100 दिन हो गए हैं प्रदेश में। इस 100 दिन के कार्यकाल को, इस 100 डेज को आप किस तरह से इसका आकलन करते, इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ऊपर के लेवल पर, नीचे की बात मैं अभी नहीं कह सकता, करप्शन खत्म है बिल्कुल। कोई 0% करप्शन है। उसके किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस सरकार में किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है। दूसरी तरह से इस सरकार का सोचने का तरीका ऐसा नहीं है जैसे पीछे सोचा जाता रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि ये चीज़ यहाँ ये अच्छा, उस इलाके को छोड़ो, उस इलाके को छोड़ो, उस इलाके को छोड़ो। सबके बेटरमेंट की उस हिसाब से सोच रहे हैं, वो इस सरकार की प्रायोरिटी है। एक विजन के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ सरकार काम करना चाहती है। विपक्ष कहता है अनुभवहीन लोग हैं, सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पाई है, अपनी बातों से पलटने वाली सरकार है और कुछ खास दिख नहीं रहा है इस 100 डेज की अगर इवैल्यूएशन की बात करें। क्या कहेंगे विपक्ष की इस बात को? मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, मुझे 1 महीना दे दीजिए। लोगों ने उनको 10 साल दिए थे, उनको 1 महीना आप क्यों चाहिए? उसका पछतावा क्यों है? उसका उन्होंने 10 साल अगर अच्छा किया होता तो लोग उनको सत्ता से बाहर क्यों करते? इसलिए उनको अपने पर अभी आकलन करना चाहिए, अपने पर झांकना चाहिए और उसका आकलन करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में पहली बार एक ऐसा महसूस हो रहा है
कि इस प्रकार की सरकार आई है जो वास्तव में कमिटेड है लोगों के भलों के लिए। लोग सरकार में जो लोग बैठे हैं, पहले सरकारों में हमेशा यही होता था कि ज़्यादातर लोगों पर ये विषय आते थे कि ये लोग अपने लिए बैठे हैं, लेकिन अब ये सरकार हरियाणा के लोगों के लिए बैठी है और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा चलिए, चैलेंज क्या है, द मोस्ट चैलेंज अगर कि हम बात करें कि अभी सरकार के आगे आप लोगों के सामने चैलेंज क्या है? कुछ चैलेंजेस का मैंने जिक्र किया आपके सामने। उसमें एक चैलेंजेस है नीचे तक करप्शन को समाप्त करना, जिसकी बहुत आदत लगी हुई है लोगों को। और जब आदत लगी होती है तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके कैसे कैसे प्रेशर्स आते हैं, बहुत भयंकर प्रेशर उसके होते हैं। दूसरा चैलेंज हमारे सामने है वर्क कल्चर चेंज करना, जिसको मैंने कहा कि चीज़ें रोकने के लिए नहीं हो, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए हो। उस तरह का वर्क कल्चर पूरी ब्यूरोक्रेसी का बने, नीचे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों का बने। कुछ चैलेंजेस केवल सरकार के अंदर के नहीं हैं, बाहर के चैलेंजेस हैं। क्या ये चैलेंज नहीं है कि अपने आप को प्रूव करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है? और अच्छा करें, वो तो एक हमारा इंटरनल चैलेंज है, वो इंटरनल चैलेंज है। इसी प्रकार से अपराधीकरण, बहुत सारे प्रदेश के हिस्सों में बहुत तेजी से ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिसको हम ये कहें कि अभी भी लगातार हो रही हैं। किस तरह से अपराधीकरण को हम पूरी तरह से खत्म करें, स्टेट में से एक शांत उद्योगीकरण को बढ़ावा, उसको हम आगे ले जा सकें। रूरल डेवलपमेंट एक बड़ा चैलेंज है, नहीं तो वो पुश फैक्टर बन गया था, लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, गांव खाली हो रहे थे। रूरल डेवलपमेंट का चैलेंज हम लेकर चले हैं, किससे ग्रामीण विकास अच्छा हो। जो विषय आपने मेरे साथ सर्वाधिक डिस्कस किया है, किसानों की आमदनी बढ़े, किस तरह से हम उसको बाजार से जोड़ें। मैंने किसानों को कहा है, अभी छोटूराम जयंती पर बड़े जोर से कहा, चौधरी छोटूराम ने जो 2 बातें कही थी, किसान बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। मैंने कहा इसको बदल लो, और अब नए प्रसंग में उनकी बात मुझे ऐसा लगता है ये है कि हे भोले किसान, तू बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। बाजार के ट्रेंड्स को पहचाने का, मैंने कहा उल्टा सोचना शुरू करो, जो उगा रहा हूँ वो कहाँ बिकेगा और किस रेट में बिकेगा। जब इससे सोचना शुरू करोगे तो तुम्हारा भला हो पाएगा। तुम केवल उगाने पर लगे हो, बेचने की चिंता नहीं करते, और जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो तुम गिर कर चले जाते हो। चलिए, बेहद शुक्रिया ओपी धनखड़ जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बहुत कुछ बोले और बहुत कुछ नहीं बोले ओपी धनखड़, जो हमेशा बेबाक तरीके से बात करते हैं, इसलिए जो नहीं बोले उन्हें इनकी खामोशियों में समझने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता इतनी जागरूक तो हो। चलिए फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।